जय हिंद दोस्तों। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के रिलेशन हमेशा से दुनिया की नज़र में सुर्खियों में बने हुए होते हैं। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कोरियन वॉर्स हुआ था और ये कोरियन वॉर 1953 के अंदर हुआ था। 1953 के दौरान एक सबसे दिलचस्प बात यह थी दोस्तों, भारत ने इस कोरियन वॉर को सीज फायर करवाया था। भारत ने इसके अंदर बहुत बड़ी रोल निभाई थी। जुलाई का वो महीना था 1953 को, जिस समय साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में भारत ने सीज फायर करवाया। इसकी वजह से भारत दुनिया में शांति कायम करने के लिए जाना जाता है। फिलहाल हम ये समझने वाले हैं, साउथ कोरिया ने अपने देश में इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर कर दिया। आज का ये न्यूज बना हुआ है और इमरजेंसी डिक्लेयर करने के पीछे के कारण को समझते हैं और ये भी देखते हैं साउथ कोरिया और भारत के बीच के संबंध को। साउथ कोरिया जो कि बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, साथ में वहां की टेक्नोलॉजी, आपने सैमसंग कंपनी, आपने एलजी कंपनी का नाम सुना होगा। ये कंपनी जिसकी फ्रिज, टीवी का इस्तेमाल हम करते हैं, ये सभी के सभी कंपनी कहां से आए हैं दोस्तों? साउथ कोरिया से आए हैं। तो सोचिए कितना बड़ा मार्केट कवर करता है साउथ कोरिया, और वहीं उसका पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया हमेशा वॉर की बात करता है, युद्ध की बात करता है, न्यूक्लियर पावर की बात करता है, एटम बम की बात करता है। हर बात पे किम जोंग ये बोल देते हैं एटम बम दाग देंगे एक दूसरे देश के ऊपर। तो ये तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी दोनों देशों के बीच में। अब दोनों देशों के बीच के प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा समझते हैं। इससे पहले नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और निर्णय आईएएस की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। चलिए थोड़ा सा समझते हैं चीजों को। अब देखिए, जो अभी वर्तमान प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया के, उनका नाम है योन सुक योल। इन्होंने अपने असेंबली, यानी जैसे भारत के अंदर पार्लियामेंट होता है वैसे वहां पे जो उनकी असेंबली है, उस असेंबली में बजट बिल पास हो रही थी। उस बिल पास होने के दौरान ही इन्होंने एक बात कही। वो कहा कि भारत, उनके देश के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर अराजकता बढ़ती जा रही है, कम्युनिस्ट बढ़ते जा रहे हैं और एंटी पार्टी के लोग, यानी एंटी स्टेट एलिमेंट बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है जैसे वहां पे ऐसे लोग जो कि वहां की शांति को भंग कर रहे हैं, दूसरे देश से आकर क्रिमिनल आ रहे हैं, तमाम तरह की समस्याएं साउथ कोरिया में बढ़ती जा रही है। इन समस्याओं को देखते हुए इन्होंने इमरजेंसी घोषित कर दिया अपने देश में, इमरजेंसी मार्शल लॉ। इमरजेंसी मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर इमरजेंसी मार्शल लॉ को हम समझें तो इमरजेंसी मार्शल लॉ का मतलब है कि साउथ कोरिया ने अपने आप को वॉर डिक्लेयर किया हुआ है, वॉर के डिक्लेयर फेज में डिक्लेयर किया हुआ है। दिलचस्प बात है इसके मैप के अंदर। अब इसके मैप को समझते हैं। मैप को आप देखेंगे, साउथ कोरिया जापान के पास है और नॉर्थ कोरिया चाइना से बॉर्डर मिलता है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में लैंड लॉक है दोनों, यानी जमीन से दोनों जुड़े हुए हैं साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। तो ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है, इस इमरजेंसी का डिक्लेयर करने से इस जोन में, यानी कि जो बॉर्डर इन दोनों देश के बीच में मिलती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा तनाव हो चुका है। और तनाव होने के पीछे का कारण है इन दोनों के पास, यानी कि नॉर्थ कोरिया हमेशा से न्यूक्लियर वॉर के बारे में बात करता है, हमेशा से एटम बम के बारे में बात करता है। तो जो जो बम की बात की जाती है, इसको, इससे अपने देश को बचाने के लिए साउथ कोरिया अपने बॉर्डर को सील कर दिया है। इसके साथ इंटरनल सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है इसके साथ, यानी कि इमरजेंसी के अंदर ये दो काम किए गए। इसके बाद क्या किया गया है, वहां की जो असेंबली है, साउथ कोरिया की जो असेंबली है, उसको भी सील कर दिया गया है, उसके एंट्रेंस को सील कर दिया गया है। ठीक है। तो ये, और इसके साथ न्यूक्लियर आर्म फोर्स जो है वो नॉर्थ वाले डायरेक्शन में, यानी कि इस मैप में आप देखेंगे ये जो इलाका है, आपका न्यूक्लियर जो इलाका है, ये नॉर्थ वाला, ये जो पार्ट है यहाँ पे, इस इलाके में ये नॉर्थ वाला पार्ट है, यहाँ पे आर्म फोर्स, न्यूक्लियर आर्म फोर्स को रख दिया गया है, यहाँ पे स्थापित कर दिया गया। तो ये सारे बदलाव किए गए हैं इस इमरजेंसी के घोषणा करने के बाद। ठीक है। अब समझते हैं कि भारत और साउथ कोरिया के बीच के संबंध कैसे हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर करवाया था साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में इंडिया ने। तो इस सीज फायर के साथ दोस्ती भी तो आगे बढ़ती है। अब दोस्ती जो आगे बढ़ी हुई है, इस दोस्ती में और क्या क्या चीजें, इसको समझते हैं। पॉलिटिकल फेज है, इकोनॉमिक फेज है, और इसके साथ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के साथ आप देखेंगे और कौन कौन से रिलेशन दोनों के बीच में, ट्रेड वाले भी हैं, ये सबको देखेंगे हम लोग। ठीक है। कल्चर को देखेंगे, मल्टी ट्रेड को देखेंगे, दोनों देश कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ शामिल है देखेंगे। ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं। इसके डिस्कशन से पहले, जैसे आपने, मैंने बताया आपको मार्शल लॉ,
मार्शल लॉ इमरजेंसी यहाँ घोषित किया गया। तो भारत के अंदर भी आप इमरजेंसी का हमने प्रोविजंस देखे होंगे। भारत के अंदर इमरजेंसी आप देखें, नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, स्टेट इमरजेंसी की बात करते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं। ये तीनों तरह की इमरजेंसी आपने पढ़ा, ठीक है। ये आर्टिकल 352 के अंदर है, ये आर्टिकल 356 के अंदर है, और ये 360 के अंदर है। ये आपने तीन तरह की इमरजेंसी भारत के अंदर देखा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो वैसे उनके यहाँ भी इमरजेंसी के प्रोविजंस है। हमारे यहाँ भी अगर कोई वॉर डिक्लेयर होता है, वॉर अगर जैसी स्थिति होती है, तो वॉर डिक्लेयर किया जा सकता है, इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है। तो उसी तरीके से साउथ कोरिया के यहाँ भी वॉर की शंका को देखते हुए ये वॉर डिक्लेयर किया गया, इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया, ठीक है। ये पूरा क्लियर हो गया होगा सबको। अब चलते समझते हैं भारत और साउथ कोरिया के बीच के पॉलिटिकल रिलेशन को। सबसे पहला पॉलिटिकल रिलेशन तो आपको मैंने बताया कि एक साउथ कोरिया का कोरियन वॉर था। ये कोरियन वॉर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। इसके साथ दोनों देशों के बीच में पॉलिसी पार्टनरशिप पॉलिसीज है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, ये भी एक मेजर कारण है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि भारत क्या करता है, भारत मेजर रोल प्ले कर रहा है साउथ कोरिया में साउथर्न पॉलिसी को लाकर, और साउथ कोरिया भारत के अंदर मेजर रोल प्ले कर रहा है एशियन ईस्ट पॉलिसी को लाकर। साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। इसके साथ साउथ कोरिया में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और वो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो भारत के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सके, इसलिए भारत और साउथ कोरिया के बीच का संबंध बहुत ज्यादा मायने रखता है। इकोनॉमिक की अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिकली बात करूं, तो अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो भारत और साउथ कोरिया के बीच में 21 बिलियन यूएसडी डॉलर का ट्रेड है, और 2030 तक इसको आंका जा रहा है कि 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। एक तो सबसे बड़ा कारण ये रखेंगे। इसके साथ दोनों देश के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, जो कि ट्रेड से संबंधित है, ग्रोथ से संबंधित है। इसके बाद आप देखेंगे कोरियन प्लस इन्वेस्ट इंडिया पॉलिसी लॉन्च की गई है। इन्वेस्ट इंडिया पॉलिसी जो ट्रेड के मामले में भारत के अंदर कोरियन कंपनीज इन्वेस्टमेंट करे। तो ये सभी चीजें भारत और कोरिया के बीच के संबंध को और ज्यादा मजबूत करती है। अब मैं कल्चर की बात करूं, साउथ कोरिया और भारत का संबंध आदिम काल से, आप एंसेंट समय से बोल सकते हैं। एंसेंट समय से क्यों बोलेंगे? एंसेंट समय से बोलने के पीछे का कारण है यहाँ के आपके जो बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे, हेंचो हेंचो जो थे, ये 723 से लेकर 729 एडी में ये भारत के अंदर आए थे, और इन्होंने 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया के बारे में एक लेख लिखा था, यानी कि इन्होंने इसके बारे में बताया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस समय, एंसेंट के समय में इस बारे में बताया गया। इसके बाद जो भारत के नोबेल लिटरेचर, जो लिटरेचर में रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी एक पोयम लिखा हुआ है, जिस पोयम का नाम है लैंप ऑफ ईस्ट, लैंप ऑफ द ईस्ट। इस पोयम में भी साउथ कोरिया कोरिया के बारे में, कोरिया के ग्लोरियस फेथ के बारे में, कोरिया के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि 1929 के समय में लिखा गया। ठीक है। इसके बाद कल्चरल कल्चरल फेजेस स्टैब्लिश किए गए हैं, कल्चरल कमेटी, जैसे इंडियन कल्चरल सेंटर स्टैब्लिश किया गया साउथ कोरिया में अप्रैल 2011 में। इसके बाद बुशन में स्टैब्लिश किया गया। तो कोरिया और इंडिया के बीच में संबंध अच्छे बने हुए हैं। और प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे दोनों देश मेंबर्स हैं। आसियान है, आसियान के अंदर खैर साउथ कोरिया मेंबर नहीं है, लेकिन आसियान प्लस में यहाँ पे दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ डील करते हैं। साथ में ईस्ट एशियन समिट है, यहाँ पे हो गया G20 है। ये सभी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स है, जहाँ पे दोनों कंट्री एक बहुत बड़ा मेजर रोल निभाते हैं। तो ये तमाम तरह की जानकारी आज के इस लेक्चर में मुझे आपको प्रोवाइड करना था। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, और फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। फिलहाल ये बड़े कंपनियों को भी देख लीजिए। किया की जो गाड़ी आप चलाते हैं वो भी साउथ कोरिया से है दोस्तों। हुंडई की कंपनी ये भी साउथ कोरिया से है। ये डोविन है, एलजी है, सैमसंग है, ई मार्ट है, कॉपेंग है, फीपा है, सीजे है। तो ये कुछ कंपनियों को तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये सैमसंग है, एलजी है, किया है, हुंडई है, ई मार्ट है। ये पांचों कंपनी, ये पांच कंपनियां जो है ये भारत के अंदर फेमस है दोस्तों। तो सोचिए, ये पांच कंपनी जो भारत के अंदर फेमस है, इसमें दो दो तो आपकी कार की कंपनियां हैं,
हर हर 10 गाड़ी में से आपको एक गाड़ी हुंडई किया वगैरह का मिल जाएगा। तो इतना बड़ा ट्रेड रिलेशन है भारत और साउथ कोरिया के बीच में। और साथ में दोनों देश के संबंध, दोनों देश के रिलेशन आगे कैसे बने रहते हैं, इसके बारे में भी आगे में जानकारी अच्छा बना रहेगा। आगे फिर से क्लास लेंगे, उसके बारे में बताएंगे आपको। फिलहाल यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे आपसे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप ज्वाइन हो जाइए चंदन सर टेक्स्ट बुक। इस टेक्स्ट बुक आपका ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। इसका पीडीएफ दे देंगे और तमाम तरह के करंट अफेयर क्लासेस मैं यहाँ पे लेता रहता हूँ। आगे फिर मैं आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।